अगर सिविलियन टारगेट होते हैं तो जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक जो है इस तरह से ट्रेन हो, इस तरह से डील करे कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे। अपने घरों में कहीं बंकर जोन में कहीं छिप जाओ ताकि हमें दिखे नहीं, और क्या कोई वैसा वार होता है, केमिकल वार या कोई होता है तो वो उसका असर हम पर आए नहीं। सबसे आईजी से रिटायर्ड राम अवतार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। और सर, जैसा कि इन दिनों युद्ध का माहौल है, तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट है और इवन घर के अंदर भी लाइट है, तो घर के अंदर की लाइट को भी ऑफ कर दिया जाए। अगर ऑफ नहीं कर सकते हैं तो जो थिक कर्टेन है या ब्लैक फिल्म है, उस फिल्म से जो है विंडोज़ को कवर कर दिया जाए, जिससे वहाँ से लाइट बाहर नहीं जाए। उससे ये लगता है कि ये होगा। गांव में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। केंद्र सरकार लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रही है। आपने देखा कि पहले तो जम्मू कश्मीर में घुस कर उन आतंकियों को निकाला जा रहा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आपने देखा है कि सरकार ने इस तरह की स्ट्राइक चलना शुरू किया है कि पहले सरकार ने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, दूसरी बार उन्होंने सोशल मीडिया को भी प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दिया, अब तीसरी बार सरकार एक बड़ी जिम्मेदारी भारत को भी देने जा रही, क्योंकि अभी युद्ध होने की आशंका प्रॉपर तरीके से है। आपने देखा है कि मॉक ड्रिल के लिए केंद्र सरकार ने करीब 246 डिस्ट्रिक्ट को आदेश दे दिया है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीएसएफ से आईजी से रिटायर्ड राम अवतार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। और सर, जैसा कि इन दिनों युद्ध का माहौल है, मेरा सवाल और मेरे सहयोगी रमेश सोलंकी जी आपसे करेंगे, क्योंकि इस माहौल में देश को क्या स्थिति में रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भय नहीं है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में आप एक देश के सेवक रहे हो, क्या कहना चाहेंगे और कैसी तैयारी रहेगी? देखिए, जो सरकार का जो मूव है अभी जो है, सरकार का मूव एक सभी को अवेयर करने का है, जिससे कि कल को अगर जब हॉस्टिलिटी डेवलप होगी तो उसमें जो है फोर्सेस का ही रोल नहीं रहता सिर्फ, जो है उसमें जो है एक आम नागरिक का भी रोल रहता है जो है। और आम नागरिक को क्या करना है, इसी के बारे में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी, ये एक उसी का हिस्सा है, जिससे कि सारे के सारे क्लियर हों जो है। अच्छा, मॉक ड्रिल में होता क्या है सर? जनता देखना चाहती, जनता सुनना चाहती है। आप आईजी रहे हो बीएसएफ में, क्या कहेंगे जनता के लिए, क्या क्या संदेश रहता है आपको? देखिए, मॉक ड्रिल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो है। जैसे मॉक ड्रिल में सबसे पहले है एयर रेड का जो है। एयर रेड्स में जो है जब एयर स्ट्राइक होनी शुरू होती है जो है, और जो सिविलियन टारगेट भी उसमें शामिल होते हैं। आपने देखा होगा जो दूसरे कंट्रीज़ में जो इस तरह के, यूक्रेन में देखा होगा जो है। तो इन केस अगर सिविलियन टारगेट होते हैं तो जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक जो है इस तरह से ट्रेन हो, इस तरह से डील करे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके जो है। तो मॉक ड्रिल में जो सबसे पहले है वो एयर रेड होती है। एयर रेड में जो है जो सायरन जो रेज होता है, सायरन से जो है हर इंडिविजुअल को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो है दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है और रेड करके और बम्बार्डमेंट करके वापस जाएगा। तो उससे जो है मुझे क्या सुरक्षा लेनी है, क्या मुझे प्रिकॉशन लेने हैं, ये सारी की सारी डील उसके अंदर की जाती है। तो ये आम कॉमन लोगों तक कैसे, जनता तक पहुंचाएंगे? क्योंकि एयर स्ट्राइक तो कहीं भी हो सकती है, हम भी पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं, लेकिन जनता कैसे अवेयर होगी? और ये सायरन सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वो कैसे जनता तक सूचना पहुँचाएंगे? हाँ, वही जो है मैं बता रहा हूँ कि जो इससे पहले जब मॉक ड्रिल हुई थी 1971 में हुई थी, जो उसके बाद में अभी तक कोई ऐसी मॉक ड्रिल नहीं हुई है जो है। उसमें क्या है कि जो जब सायरन रेज होता है, सायरन रेज होने पे जो है इंडिविजुअल को जो है डिफेंसिव होना है और पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट करना है जो है। ब्लैकआउट करने से क्या है कि आपको जो एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है, जो एयरबॉर्न हो रखा है, उसको पता नहीं चलेगा कोई एग्जैक्टली कहाँ पर है जो है। इसलिए जो है मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है ब्लैकआउट जो है। ब्लैकआउट के साथ में जो है इसमें जो है दूसरा जो है आपका कंट्रोल रूम की फंक्शनिंग जो है। जब भी कभी लड़ाई होती है तो कंट्रोल रूम एक एक्टिवेट होता है। उसमें जो है आपके आर्मी के भी रैप होते हैं, एयरफोर्स के भी रैप होते हैं, सिविल डिफेंस के भी होते हैं, सिविल पुलिस के भी होते हैं। तो वो जो है अगर जैसे इस तरह की सिचुएशन आती है तो कमांड और कंट्रोल रूम है वो कितनी जल्दी एक्टिवेट हो सकता है। देन थर्डली उसमें कम्युनिकेशन पार्ट आता है। कम्युनिकेशन का मीन्स मतलब अगर मान लीजिए कि एयरफोर्स को जो है इन्फॉर्म करना है, तो कम्युनिकेशन का जो है जब तक मुझे नहीं पता होगा कि भी किस नंबर पे इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, तब तक जो है वो नहीं पता चल पाएगा जो है।
और इसके अलावा जो है इसी में इनकेस अगर मान लीजिए कि एनिमी रेड करने में सक्सेस होता है तो वो जो है जो इंजरीज हैं, कैजुअल्टी हैं, उनका एवैक्यूएशन प्लान जो है प्रॉपर बनता है कि अगर मान लीजिए इंजरी होती है उनको एवैक्यूएट करके कहाँ लेकर के जाना होगा जो है और किस तरह से ट्रीटमेंट करना होगा। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस में जो वॉलंटियर जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं, होम गार्ड होते हैं, विलेज वॉलंटियर फोर्स होती हैं, उनको सबको एक्टिवेट किया जाता है और जो है इस तरह के बम्बार्डमेंट या बॉम्ब अटैक के अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशन लेने हैं ये सारी की सारी जो है इस मॉक ड्रिल के अंदर जो है सिखलाई दी जाती है। सर, एक जनता को संदेश ये भी है कि ब्लैक मतलब लाइट बंद करके रात्रि के समय में ऐसा कुछ बताया गया, इसमें ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि रात्रि में पूरी जनता एक साथ या कहीं से भी लाइट ऑफ होगी, जिससे ये ना पता पड़ सके कि जनता कहाँ है या कौन कहाँ से रह सकता है, जिससे आक्रमणकारी को न मालूम पड़े। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे टारगेट का जो सिलेक्शन होता है, जब विजुअल जो सिलेक्शन जब करना होता है तो रात के अंधेरे में जो है विजुअल सिलेक्शन में जहाँ पर जो है एक लाइटें जो है जब काफ़ी होती हैं तो जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया है जो है। और जब वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो जाएगा जो है और कोई लाइट नज़र नहीं आएगी तो वहाँ पर जो है एनिमी को जो है ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि जो जिस टारगेट के लिए एयरक्राफ्ट चला है वो टारगेट तक पहुंचा है अभी या नहीं पहुंचा है जो है। तो इसमें ब्लैकआउट में एक तो दो तरह के प्रोविज़न है, एक तो यह है कि जैसे सायरन बजा और सेंट्रली जो है वो लाइट कट ऑफ कर दी जो है रिक्वायर्ड पीरियड के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए सेंट्रली लाइट ऑफ नहीं होती है, सायरन ब्लो होता है, सायरन बजता है, तो हम आम नागरिक होने के नाते अगर मान लीजिए कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट है और इवन घर के अंदर भी लाइट है तो घर के अंदर की लाइट को भी ऑफ़ कर दिया जाए। अगर ऑफ़ नहीं कर सकते हैं तो जो थिक कर्टेन है या ब्लैक फिल्म है उस फिल्म से जो है विंडोज़ को कवर कर दिया जाए, जिससे वहाँ से लाइट बाहर नहीं जाए। और बाहर लाइट नहीं जाएगी तो जो रेडिंग एयरक्राफ्ट है उसको पता नहीं चल पाएगा कि वो एग्जैक्टली टारगेट पे पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अच्छा, आप बीएसएफ में रहे, आपने देखा होगा बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान में और जो भारत से मिलता जुलता है जम्मू कश्मीर का, उसके अलावा अगर युद्ध होता है तो कहाँ तक भारत में असर देखने को मिलेगा? देखिए इसमें तो जो है डिपेंड करता है कि जो अगर लड़ाई होती है तो किस तरह के जो हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे जो है। अब उसमें जो है जैसे अब एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है तो एयरफोर्स तो कहीं पर भी किसी भी एक्सटेंट तक टारगेट कर सकती है जो है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये भी टारगेट हो सकता है जो है। इवन 1971 में अगर देखेंगे तो आगरा में कंप्लीट ब्लैकआउट होता था और आगरा में जो एक मॉन्यूमेंट है जो है ताजमहल, जो आपने सुना होगा, ताजमहल को कम्प्लीटली कवर कर दिया गया था। इस बार भी संवेदनशील में है, आगरा का नाम है, मथुरा का नाम है, दिल्ली का नाम है, लखनऊ का नाम है, ये संवेदनशील में है जहाँ पर मॉक ड्रिल होना है। हाँ, ये सारे ज़िले शामिल हैं उसमें जो है। इसमें भी जो है उन्होंने मॉक ड्रिल में उन्होंने 3 कैटेगरी की है, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी एंड 3 कैटेगरी जो है। 1 कैटेगरी में अगर देखेंगे तो जो है लिस्ट सर्कुलेट हुई है। अगर मैं अभी यहाँ पर जो है जैसे अगर यूपी का ही अगर हम लेते हैं तो यूपी का एक प्लेस है जो 1 कैटेगरी में आता है जो है। इसके अलावा जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आगरा, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं बी कैटेगरी में जो है, 2 कैटेगरी में। और इसी तरह से 3 या 4 प्लेस हैं जो कि कैटेगरी 3 में आते हैं। कैटेगरी 1 मीन्स मतलब वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसको मतलब हर हालत में हमको प्रोटेक्ट करना है जो है। तो कैमोफ्लेज कंसील करके उसको कवर करके उसके सराउंडिंग एरिया की लाइट ऑफ करके ये सारा का सारा जो है। एक सरकार से और सेना के बीच का एक सवाल है, क्या मोदी जी कौन सी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं? क्या भारत को कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत आक्रमण में झोंक देना चाहिए भारत को, विपक्ष भी चाहता है। ऐसे में आप एक सेना के अधिकारी रहे हो, क्या लगता है मोदी जी का जो डिसीजन है स्लो काम करना, स्लो पॉइजन देना पाकिस्तान को, वो सही चल रहे हैं या फिर गलत? देखिए जो है जो सारे की सारी चीज़ों को अगर ब्रॉडली अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक ग्रुप ये कहता है कि इमीडिएटली जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो रिटेलिएट करना चाहिए। ठीक है। और वही पाकिस्तान चाहता था कि इमीडिएटली रिटेलिएट हो और इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को जो है प्रोजेक्ट इस तरह से कर सकें कि भाई देखो इन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच पड़ताल के और सीधा पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया। यही पाकिस्तान चाहता था जो कि इंडिया ने नहीं किया। अब सारे प्रोज एंड कॉन्स को जो है एसेस करने के बाद में जो है अब फर्म डिसीजन जो भी होगा तो आपके सामने आएगा जो है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है, मैं सर से कहूँगा थोड़ा सा। सर, भारत की सीमा
पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ चीन से भी मिलती है और तीसरी तरफ बांग्लादेश से भी मिलती है। क्या लगता है कि इस स्थिति में भारत से और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो क्या चीन भी आक्रमण कर सकता है, क्या बांग्लादेश भी घुसपैठ के लिए तैयार रह सकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। देखिए, इस पे अगर पिछले दिनों की कुछ दिनों की अगर न्यूज़ एनालाइज करते हैं तो मैं शुरू करूंगा ईस्टर्न थिएटर से, बांग्लादेश साइड से। जो है बांग्लादेश में वहाँ पर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो है मीन्स मतलब जो बांग्लादेश, उसके बाद में इंडियन कॉरिडोर है और उसके बाद में नेपाल शुरू हो जाता है, तो वो करीबन 20 किलोमीटर का कॉरिडोर है। बांग्लादेश के कुछ फैनेटिक्स हैं, उन्होंने अभी धमकी दी थी कि हम इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे और इसके आगे जो ईस्टर्न इंडिया में जो 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, हम इनको जो है वो चाइना के साथ में मिलकर के इसको कट कर देंगे। जो है तो ये पार्ट जो है वो बांग्लादेश से निकल के आया। जहाँ तक चाइना का जो सवाल है, चाइना डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में जो है नहीं आएगा, बट चाइना सर्टेनली जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हेल्प करेगा। जो है वो अभी भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं। हाँ, वो अब देखिए इसमें सपोर्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, मोरल सपोर्ट होती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई का है। रिसेंटली जो है जैसे उन्होंने एक टैंक की खेप रिलीज़ की है पाकिस्तान को, जो है तो ये क्लियरली विजिबल है कि जो चाइना है, चाइना जो है वो पाकिस्तान को जो है फेवर करेगा और कर रहा है। जो है भारत को कितना लगता है कि जो मोदी का वो डिसीजन है वो कितने दिन में, क्या लगता है कि आक्रमण होकर ही रहेगा या फिर कुछ और लग रहा है आपको एज ए? नहीं, देखिए जो है अब ये एक ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है, जो है और दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे कंट्रीज जो है वो जो इंडिया का जो स्टैंड है, क्योंकि जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो टेररिस्ट की समस्या से परेशान है, और जो इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, जो फर्म स्टेप लिया है, जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं, लाइक जैसे सिंधु ट्रीटी कैंसिल की है, जो है उसमें, इसके अलावा जो है लाइक वार लाइक सिचुएशन जो है बॉर्डर पे जो है इस तरह की हो रखी है दोनों साइड से, जो है तो वो जो है देखिए टेररिस्ट के अगेंस्ट में जो है फर्म स्टैंड से ही होगा, अदरवाइज तो लाइक जैसे मिडिल वे या उस तरह के रवैये से जो है इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे सहयोगी हैं जो आपसे कुछ जेन्युइन सवाल पूछना चाहते हैं। सर मैं सर हाजी सर, मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया था मॉक ड्रिल के बारे में, तो क्योंकि हमारे दर्शक कुछ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं समझ पाए होंगे, हाँ। तो जैसे मॉक ड्रिल में अभी आपने बताया था एयर रेड होती है, तो उसमें कहाँ छिपें कहाँ पर, क्या ऐसी व्यवस्था होती है कि सिविलियन छिप जाए, अपनी जान बचा सके? ओके, देखिए जो बॉर्डरिंग एरियाज़ होते हैं, बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो है बॉर्डर बेल्ट में बंकर्स बने हुए हैं। जो है बंकर्स मेरा मतलब आर्मी के बंकर्स से नहीं है, इसके अलावा जो सिविल बंकर्स बने हुए हैं, और सिविल बंकर्स में जो है लाइक जैसे अगर जब भी एयर रेड होती है, सायरन ब्लो हुआ तो आपने इमीडिएटली भाग करके जो है वो बंकर्स के अंदर जाना है। जो है अब जहाँ तक जो इंटीरियर जो एरिया का सवाल है, जो अंदरूनी एरिया का सवाल है, जहाँ पर बंकर्स नहीं हैं, जो है वहाँ पर जो है एक ड्रिल का हिस्सा है कि भाई आप जो है अगर कहीं पर कुछ भी नहीं है जो है तो आप ज़मीन पर लाई डाउन हो जाइए। जो है सो दैट इज़ वन, जो है ये आपका जो है इस तरह के जो है एयर रेड से भी बचाएगा, और इनकेस अगर मान लीजिए कोई केमिकल थ्रेट या न्यूक्लियर थ्रेट जो डेवलप होती है तो उससे भी बचाव होगा। जो नहीं सर, जिस तरह से लोगों के वो ताकि अपने घरों में घुस जाएं या फिर जैसे ले डाउन हो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो उन पर कुछ भी केमिकल वॉर कुछ भी होता है, थ्रो करता है, तो फिर वो कैसे, वो तो लेटे ऊपर से केमिकल गिरेगा तो उन पर भी लगेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था कुछ बोल रहे हैं अपने घरों में, बंकरों पर, जहाँ भी व्यवस्था अंदर छिप जाएं, तो इस पर जैसे हम आगरा की बात कर रहे हैं, आगरा में बंकर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पीसफुल एरिया था, तो उसमें क्या लोग करें ऐसा? क्योंकि आप देखते रहते हो, आपने सिविलियन देखा है और बॉर्डर पर भी देखा था। नहीं, उसमें वही है कि अपने घरों में रहना है, जो है जो बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया के अंदर ही रहना है, और बिल्टअप एरिया के अंदर भी जो है आपने लाई डाउन होना है। जो है जिससे कि जो है देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो जनरली जो है जो उसके जो स्प्लिंटर्स निकलते हैं वो जो है 45 डिग्री पे निकलते हैं। जो है जैसे यहाँ ब्लास्ट हुआ तो स्प्लिंटर इस तरह से आपके निकलेंगे। जो है तो इनकेस अगर इंडिविजुअल खड़ा हुआ है तो उस स्प्लिंटर से उसको हिट होने का जो है डर रहता है। इसलिए अगर लाई डाउन है, मैंने जो है बिल्कुल नज़दीक भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट अगर होगा और इंडिविजुअल लाई डाउन है तो जो है उसको
सेफ्टी जो है कंपेटिवली ज़्यादा बेटर रहेगी बजाय कि बैठे रहने के या खड़े होने की बजाय। ईसा ने बहुत अच्छा ये चीज़ समझाई थी कि ले डाउन क्यों होना, लेटना क्यों है, खड़ा क्यों नहीं होना है। कोई एयर स्ट्राइक होती, कुछ भी होता है तो अभी बताया था कुछ केमिकल फेंक देते हैं ऊपर से, हवाई जहाज से केमिकल फेंका, और या फिर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो किस तरह से बताया था, किस उसमें अपने एंगल में होता है, क्योंकि नीचे होंगे तो वो उस एंगल में जा नहीं पाएंगे, उसके जो भी निकलेंगे वो ब्लास्ट होंगे। तो सर बहुत अच्छा बताया। एक चीज़ और सर, जिस तरह से अपने सायरन की बात की थी, सायरन किससे, कहीं हॉर्न लगाए जाएंगे, ये सायरन लगाए जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि हवाई जहाज आएगा वही सायरन वो करेगा, ऐसा क्या, कैसे कैसे? नहीं, देखिए जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, जो वाइटल जो जगह होती हैं वहाँ पर सायरन ऑलरेडी फिक्स होते हैं जो है। और जो ये जो ड्रिल का जो है वो एक हिस्सा वो भी है कि जो सायरन ऑलरेडी फिटेड हैं वो सायरन फंक्शनल हैं। जो सायरन जो जितनी जो है साउंड उनको क्रिएट करनी चाहिए उतनी साउंड क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा वो ड्रिल का ही हिस्सा है जो है। तो जो सायरन जो है ऑलरेडी फिटेड होते हैं जो है, और वो सायरन जो है नॉर्मली जो है वो वाइटल एरियाज़ के अंदर होते हैं जो है। से फॉर एग्जांपल आप आगरा ही ले लीजिए, आगरा का जो एयरफोर्स स्टेशन है दैट इज़ वन वाइटल एरिया। तो वहाँ पर जो है आपके जो है ऑलरेडी सायरन जो है या मिलिट्री एरियाज़ हैं या जो भी इस तरह के इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर सायरन ऑलरेडी फिटेड होते हैं। और उन सायरन को जो ड्रिल का एक हिस्सा है कि उनको भी फंक्शनलिटी उनकी चेक हो कि जो है वो रिक्वायर्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड लेवल पे जो साउंड जनरेट होनी चाहिए वो साउंड जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। प्लस एक अवेयरनेस कैंप है, जो अवेयरनेस कैंप है इन दी सेंस कि जो आम पब्लिक है उसको अवेयर करने की बात है कि मतलब इस तरह का जब सायरन जब बजता है इसका मतलब कि कोई ना कोई थ्रेट डेवलप हो रही है, और उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए आप अपने डिफेंसिव एक्शन ले लीजिए। डिफेंसिव एक्शन में जैसे मान लीजिए आपने लाइट ऑफ कर दी, आपने लाई डाउन हो गए जो है, आप अगर मान लीजिए गाड़ी से अगर मूव कर रहे हैं तो गाड़ी की हेडलाइट बंद कर दी जो है, हेडलाइट बंद करके आपने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी जो है, जिससे कि मतलब कोई जो है इस तरह का लाइट जो है नहीं पड़े, अदरवाइज तो वो टारगेट फिर आसान हो जाता है। बहुत अच्छा समझा सर। एक और, जैसे पाकिस्तान, इंडिया सोचता है कि हमें सिविलियन का ज़्यादा हार्म ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा लोग मरे नहीं। क्या पाकिस्तान भी ऐसा सोचता होगा कि हमें केवल उन्हीं एरिया पर या फोर्सेज के साथ ही लड़ाई हो, हम सिविलियन एरिया में अपनी बमबारी या कुछ न करें? तो ऐसा जैसे हमारे चूँकि अभी आगरा में है तो आगरा में भी ये हलचल है कि 7 मई को ड्रिल होगी, तो क्या ऐसी जगह पर भी गिरा देते चूँकि क्या इंडिया भी ऐसी जगह गिराएगा जैसे यूक्रेन में रसिया ने मारे, बहुत से लोग मर गए? क्या देशों में ऐसा होता है कि हम पहले सिविलियन बार के केवल आर्मी को ही देखते हैं? देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी वेपन्स होते हैं जो है वो सारे के सारे एरिया वेपन होते हैं जो है। अब राइफ़ल की गोली जो है वो पिन पॉइंट होती है, आप जहाँ एम कर रहे हैं उसी को लगेगी। एरिया वेपन्स में क्या है कि जो वाइटल इंस्टॉलेशन को जब टारगेट करते हैं, जब वो वहाँ पर ब्लास्ट होता है, इसके साथ ही कोलैटरल डैमेज जो है ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। कोलैटरल डैमेज में बिल्डिंग का भी नुकसान होगा, कोलैटरल डैमेज में जो है आम पब्लिक का भी नुकसान होगा। इसलिए जो है उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि इस तरह की ड्रिल करें जिससे कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। बहुत अच्छा। आई साहब, एक और, जैसे इंडिया का टारगेट क्या है, उन टेररिस्ट को मारना या इसके सहारे पीओके पर भी अपना कब्जा करना है सर? इसका थोड़ा सा देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे जो जिन मिलिटेंट्स ने जो जब ये एक्शन किया है जो है वहाँ पर जो है सेलेक्टिव और एक रिलीजन पूछ करके जो किलिंग की है वो तो इमीडिएट टारगेट है ही है। इसके अलावा जो है उन मिलिटेंट्स को किसने मोटिवेट किया, किसने ट्रेनिंग किया, किसकी प्लानिंग थी, किसका माइंड था उस एग्जीक्यूशन के पीछे जो है, उसको भी जो है टारगेट करना है, उसको भी जो है परस्यू करना है, जिससे कि मुझे पता चले कि भी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो पाकिस्तान को भी जो है पेनलाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो आगे भविष्य में जो है इस तरह के जो है एक्शंस जो है इस तरह की जो इल प्लानिंग है वो नहीं करें जो है। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो तो मिलिटेंट हैं ही जिन्होंने एक्चुअली एग्जीक्यूशन किया है, और जिन्होंने उनको जो है मोटिवेट करके और ट्रेनिंग दे करके और प्लानिंग बना करके भेजा है, वो भी टारगेट हैं, वो भी टारगेट का एक हिस्सा बनेंगे जो। सर बात चल रही है अभी कि कौन सा देश किस देश की ओर है। रूस से भी हमें सहायता के लिए, किसी भी सहायता की आवश्यकता, यानी खड़ा हूँ साथ मेरे। अमेरिका ने भी कहा है कि भारत के हम साथ खड़े हुए हैं।
रूस का साथ चीन ने दिया यूक्रेन युद्ध में, उधर से अमेरिका वो कर रहा सपोर्ट, तो चीन ने रूस को हेल्प की। क्या ऐसे में रूस या चीन क्या पाकिस्तान की या इंडिया की बीच में नहीं आएगा? क्योंकि रूस की सहायता की है, रूस इंडिया की ओर आता है। क्या चीन, क्योंकि चीन और भारत की आपस में दुश्मनी होती है, तो क्या चीन अटैक पाकिस्तान की ओर हो सकता है? देखिए, जो विजिबली अभी अपेरेंटली तो जो है, जो चाइना का जो सपोर्ट है, जो है चाइना का सपोर्ट जो है पाकिस्तान के प्रति है, और उसमें जो है चाइना का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। चाइना ने बहुत सारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है जो है, और जो कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है, तो इंडिया और चाइना का आपको पहले से ही पता है। तो इस वजह से जो है चाइना जो है इंडिया को जो है इसमें कोऑपरेट नहीं करेगा, जो है कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और वो जो है, अब रहा सवाल जो है रसिया का। रसिया जो है अगर देखेंगे तो रसिया के साथ में जो रिलेशंस हैं इंडिया के, वो आज से नहीं, जो है बहुत पहले से जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर आप देखेंगे, रसिया ने जो है फाइटर प्लेन्स इंडिया को प्रोवाइड कराए, रसिया ने जो है डिफरेंट मिसाइल्स प्रोवाइड कराई, रसिया ने जो एक जो डिफेंस सिस्टम होता है वेपन्स का, वो प्रोवाइड कराए। तो रसिया तो सपोर्ट में है ही जो है। और इंडिया ने अभी जब यूक्रेन एंड रसिया का जब लड़ाई हो रही थी, तो इंडिया ने जो है कोशिश ये की कि रसिया को भी अप्रोच किया जाए, यूक्रेन को भी अप्रोच किया जाए, और किस तरह से इस युद्ध को जो है समाप्त किया जाए। इंडिया का वो प्रयास था जो है। तो इसमें जो है देखिए बड़ा क्लियर कट है, रसिया सपोर्ट में अभी तक जो है इंडिया के में है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में है। अरे सर, जिस तरह से एक चाइना भी सपोर्ट में पाकिस्तान के, बांग्लादेश जिससे भारत समय समय पर हेल्प करता रहता, वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में है, तो क्या इंडिया फिर कैसे टक्कर ले पाए? दो तीन नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। यूँ तो जो है अगर देखेंगे, पाकिस्तान जो सपोर्ट लेने के लिए जो है, अभी उन्होंने रिलीजन कार्ड भी प्ले किया। रिलीजन कार्ड प्ले करने की वजह से उन्होंने मिडिल ईस्ट को अप्रोच किया, टर्की को अप्रोच किया, ईरान को अप्रोच किया, जितने भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको अप्रोच किया कि भाई मतलब उस ग्राउंड पे उनको सपोर्ट करें जो है। और रहा सवाल बांग्लादेश का, बांग्लादेश में तो खुद ही जो है उनकी कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ पर जो है सिर्फ जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो एडवाइज़र हैं। फॉर्मली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश में अभी कोई भी नहीं है जो है। तो बांग्लादेश खुद ही अपनी स्थिति से, इंटरनल मैटर से जूझ रहा है जो है। तो वो उसको एक्सटर्नल मैटर में जो है मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश कुछ कर पाएगा जो है। बहुत अच्छा। अब अंतिम क्वेश्चन एक, क्या युद्ध होगा या केवल कन्फ्यूजन? देखिए, जो मिलिट्री टर्म्स में हम बोलते हैं वार इंडिकेटर्स, वार इंडिकेटर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है जो है, उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी जो वार इंडिकेटर आई मीन टू से, जैसे कि फोर्सेस का मोबिलाइजेशन है, जो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जो पब्लिक है उनको जो है अलर्ट किया हुआ है, बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर जितने बंकर्स हैं, बंकर्स की मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग चल रही है। इसके अलावा जो है जैसे कल 7 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है, जो हिंटरलैंड के जो टारगेट हैं उनको भी अवेयरनेस किया जा रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो किस तरह से उसको हैंडल करना है। ये सारे के सारे जो वार इंडिकेटर्स हैं, उनसे ये लगता है कि ये होगा। बहुत अच्छा। आईजी साहब ने जिस तरह समझाया किस तरह से यदि युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान में, तो अपने को सुरक्षित कैसे रखना है। जो मिलिट्री एरिया हैं उनमें तो बंकर्स बने हुए हैं, लेकिन जो सिविल एरिया हैं उनमें बंकर्स की व्यवस्था नहीं है। यदि काश युद्ध होता है तो अभी आईजी साहब ने बताया था हम अपने को कैसे बचाना है। कहीं पर लग रहा है, खतरा लग रहा है, तो लेट जाओ अपने घरों में, कहीं बंकर्स हो उनमें कहीं छिप जाओ ताकि हमें दिखे नहीं। और क्या कोई वैसा वार होता है, केमिकल वार या कोई होता है, तो वो उसका असर हम पर आए नहीं। बहुत से सारे क्वेश्चन बताए, बहुत से जवाब दिए उसके, और सबके लिए। तो अभी आईजी साहब ने यही बताया कि अधिक उम्मीद है युद्ध होने की। और जिस तरह से
बताया था कि युद्ध होने की जानकारी है, और पाकिस्तान में तो हाल देखा ही है किस तरह से मदरसों को बंद करके उनमें आतंकियों को बसाया जा रहा है। क्या करेंगे? और स्कूल में, कॉलेजों में उनके पहले से ही मॉक ड्रिल चल रही है। और तो लगता है कि दोनों देशों में 7 मई को, कल इंडिया में भी 240 देशों में 240 डिस्ट्रिक्ट में जो मॉक ड्रिल चलेगी, प्रशासन शासन के द्वारा जिस तरह से बचाव के लिए बताया था। तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध का खतरा दोनों देशों की ओर बढ़ रहा है, हम अपने दर्शकों को समय समय पर अपने रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी, सटीक जानकारी देते रहेंगे। हमारे खबर एक्सपर्ट जुड़े रहिए। हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, भारत में और पाकिस्तान में क्या युद्ध होगा या नहीं। जय हिंद,